नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी दिलचस्प कहानियां तो हम आपको दिखलाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले एक झलक देखेंगे, एक नज़र डालेंगे टाइम्स ड्राइव के लेटेस्ट कैंपेन ब्रेक द हैबिट की। यह अभियान सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं और हादसों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए टाइम्स नेटवर्क की एक अहम पहल है और हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ इस मिशन में जुड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया जा सके और इन दुर्घटनाओं में जा रही उन अनमोल जिंदगियों को भी बचाया जा सके। Every single day, someone doesn't make it back home because someone else broke the rules. Some habits are hard to break. Until you put brakes on them. A potential death sentence. It's time to break the habit. Follow traffic rules and drive responsibly. Safety is not optional, it is essential. Times Drive, break the habit. A Times Now Road Safety Initiative. आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले बात करेंगे सिट्रॉन की इलेक्ट्रिक एसयूवी EC3 की। कितनी प्रैक्टिकल है, क्या खामियां हैं, जानेंगे आज के शो में। और उसके बाद यामा की FZS FI हाइब्रिड का डिटेल राइड रिव्यू। और अंत में एक लंबे अंतराल के बाद इंडियन मोटरसाइकिल्स लेके आया है अपना 2025 लाइनअप इंडियन मार्केट के लिए। क्या है, जानेंगे आज के शो में। सिट्रॉन की इंडिया स्टोरी शायद उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से ब्रांड को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में उसके बढ़ने की उम्मीद थी। कारण सीधा सपाट है, कस्टमर्स का ब्रांड और उनकी गाड़ियों की तरफ इंटरेस्ट की कमी। अब दैट बीइंग वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, सिट्रॉन ने पिछले कुछ समय में कुछ गाड़ियां भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करी हैं, जिसमें से एक है ये सिट्रॉन की EC3। अब 12 लाख के एक शोरूम प्राइस से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। इससे नीचे की गाड़ियां देखें या कम कीमत की गाड़ियां देखें, तकरीबन 3-4 ही गाड़ियां हैं जो इस प्राइस बैंड के अंदर आती हैं। तो वीडियो का मुद्दा भी सीधा सपाट रहने वाला है। अगर आप इस प्राइस के आसपास या इससे कम प्राइस में कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं और इन केस आप इस सिट्रॉन की EC3 लेने का प्लान कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि इस गाड़ी पर आपका दाव सही बैठ सके। तो बात करेंगे उन सभी की आज इस वीडियो में। तो ये गाड़ी तकरीबन 1 महीने से मेरे साथ है, तकरीबन 500-600 किलोमीटर के आसपास मैं सिटी हाईवे में इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो खूबियाँ और खामियाँ क्या मुझे लगी हैं उनकी बात करेंगे। तो खूबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या हैं, दोनों साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहले खामी से ही शुरुआत कर लेते हैं, जो मेरे को डिज़ाइन को लेकर लगती है। डिज़ाइन जो है, मामला हालांकि सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है मॉडर्न भी नहीं लगता, यानी कि आज का भी नहीं लगता, और फ्यूचरिस्टिक वाले एलिमेंट्स तो बिल्कुल ही इस EC3 के डिज़ाइन में देखने को नहीं मिलते। थोड़ा सा मैं कहूँ कि आउटडेटेड बेस का डिज़ाइन लगता है। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिज़ाइन किस तरह का आपको पसंद है, बट मेरे हिसाब से ये कुछ ओपिनियन मेरा इसके डिज़ाइन को लेकर है। अब खूबी की बात करते हैं। जो खूबी है इसकी कंफर्ट को लेकर, सीट की कंफर्ट जो है वाकई में लाजवाब है। एंड इस एरिया में सिट्रॉन को 10 में से मैं 9 मार्क्स ज़रूर देना चाहूँगा। सीट का जो ओवरऑल होल्ड है, जो पैडिंग है, कुशनिंग है, काफ़ी अच्छी वाकई में सिट्रॉन ने इस गाड़ी में दी है। अब अगली खूबी जो मुझे इस गाड़ी में लगी है वो है इसकी सस्पेंशन सेटअप को लेके। जो ओवरऑल सस्पेंशन का फीडबैक है, या गड्ढे आते हैं, छोटे गड्ढे हैं, बड़े गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो वहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन पावर काफ़ी इसकी अच्छी है। एंड
अंदर भी आपको वो गड्ढे जो हैं बहुत ही माइन्यूट से फील होते हैं, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगा सिट्रॉन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब अगली खामी जो मुझे लगी है सिट्रॉन की EC3 में, वो मेरा एक्सपीरियंस स्लो स्पीड में रहा है, क्योंकि जब मैं स्लो स्पीड में स्पेशली ट्रैफिक वाले सिचुएशन में इसको एक्सलरेट करता था तो वहाँ पर कभी कभार जर्क मुझे फील होता था। आई डोंट नो वो स्पेसिफिकली इस यूनिट के साथ है, इस गाड़ी के साथ है या सभी गाड़ियों के साथ है, बट ये कुछ एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा है और ये कुछ एक और खामी मुझे इस गाड़ी में देखने को मिली। अब अगली खूबी जो मुझे लगी है सिट्रॉन की EC3 में, वो है स्पेस को लेकर। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से स्पेस अच्छा खासा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस प्राइस बैंड या इससे कम में जो गाड़ियां आती हैं, MG कॉमेट है, टियागो EV है या टाटा की पंच EV आती है, उन गाड़ियों का साइज़ इस गाड़ी से छोटा है। ये सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज़ अगर लेंथ की बात करें उन तीनों गाड़ियों से, तो ये एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस आपको इसमें बेटर मिलने वाला है। अब अगली खामी जो मुझे लगी है वो है फीचर्स को लेकर। डिज़ाइन की मैं बाहर की बात कर रहा था, अंदर का डिज़ाइन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको लाजवाब या शानदार नहीं लगेगा। बहुत ही बेसिक सा फील अंदर बैठने के बाद आएगा। हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है। फीचर्स की बात करूँ, स्क्रीन में हालांकि आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह दिया गया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन जो है नेगेटिव डिस्प्ले के साथ मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो है, एंड यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर नहीं मिलते। एंड जो एयर इनलेट है वो भी आपको मैनुअली यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये कुछ हिसाब किताब है। एंड AC वेंट्स का डिज़ाइन भी जो है आई एम रियली नॉट इम्प्रेस्ड जिस तरह का डिज़ाइन अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा बाहर की बात करूँ, एक्सटीरियर के डिज़ाइन की भी दो चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं। जो डोर के हैंडल्स हैं ओपन करने वाले, वो फ्लैप यानी कि पुराने ज़माने वाले हैंडल्स दिए गए हैं। सिट्रॉन की और भी गाड़ियों में हो आते हैं, आई डोंट नो क्यों आते हैं, बट ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिट्रॉन अपनी गाड़ियों में दे रहा है। एंड इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी आपको इसमें फ्यूल लिड वाला जो एरिया है वहाँ पे उसका वो जो दरवाज़ा कह लें या कुछ भी कह लें, फ्लैप, वो अभी फ़िलहाल देखने को मिलता है। वो वहाँ से सिट्रॉन ने उसको नहीं हटाया है। आई डोंट नो क्यों नहीं हटाया, बट वो भी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, जो मुझे लगता है सिट्रॉन को हटा देनी चाहिए अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप दे रहे हैं। अब अगली खूबी और खामी जो है वो एक ही चीज़ को लेके है, वो है इसका रेंज का नंबर। अब मैंने गाड़ी को जो एक्सपीरियंस किया है, जो मेरा सिटी और हाईवे का एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के साथ, तो दो तरह के एक्सपीरियंस आप उसमें ले सकते हैं। एक तो अगर आप 80% सिटी में चला रहे हैं और 20% अगर आप इसको हाईवे पर चला रहे हैं, तो तकरीबन ये आपको 235-40 के आसपास का रेंज निकाल के दे देगी। 300 के ऊपर का रेंज कंपनी क्लेम करती है, बट रियल वर्ल्ड में कुछ ये मेरा रेंज का नंबर मुझे देखने को मिला है, जो इसके साथ 80% सिटी और 20% हाईवे का रहा है। अगर आप ज़्यादा हाईवे पर चला रहे हैं तो वो उसकी खामी में चला जाता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये गाड़ी आप कंसीडर ना करें। आप इससे ऊपर के जो बैटरी पैक हैं, ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप 60% सिटी में चला रहे हैं, 40% हाईवे पर चला रहे हैं, 50% सिटी या 50% हाईवे चला रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 210 से 20 के बीच का रेंज निकाल के देगी। अगर आपका कुछ इस तरह का रेशियो है गाड़ी को चलाने का, 50% सिटी, 50% हाईवे या 60% सिटी या 40% हाईवे, तो ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका फ्रीक्वेंटली हाईवेज का ज़्यादा रन रहता है तो मुझे लगता है वहाँ पे आपको रेंज थोड़ा कम पड़ने वाला है इसका, एंड आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत इस गाड़ी को पड़ेगी अगर आप उस तरह के हाईवे रन इस गाड़ी के साथ कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ों की जैसे मैं बात कर रहा था, खूबी भी है, खामी भी है। ज़्यादा अगर आप सिटी पर्पज़ के हिसाब से ले रहे हैं तो देन ये रेंज का नंबर जस्टिफाई है, आपको ये अच्छी रेंज देगी। एंड चार्जिंग के हिसाब से भी चार्जिंग स्पीड भी है, वो भी अच्छी खासी है इस गाड़ी की। फास्ट चार्जर की बात हो या फिर स्लो चार्जिंग की बात हो, तो चार्जिंग स्पीड इस गाड़ी की अच्छी खासी है। अब फाइनल जो खूबी और खामी मुझे सिट्रॉन की EC3 के साथ महसूस हुई है, इसमें से पहली चीज़ है, खूबी की बात कर लेते हैं, वो है इसकी ड्राइव और हैंडलिंग को लेकर। तेज़ रफ्तार की बात हो या फिर सिटी में आप चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं, धीमी रफ्तार में चला रहे हैं, तो वहाँ पर गाड़ी का जो ड्राइव है, हैंडलिंग है, वो अच्छी मुझे देखने को मिली है। वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत तेज़ रफ्तार पर हैं तो वहाँ पर आपको मे बी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम मिले, बट ओवरऑल देखें एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वहाँ पर मुझे ड्राइव और हैंडलिंग इस गाड़ी की अच्छी देखने को मिली है। खामी क्या लगी है वो है इसके गियर सेलेक्टर को लेकर या ड्राइव मोड सेलेक्टर को लेकर अगर बात करें, ये जो है मेरे कन्वीनियंस के रेडियस से थोड़ा सा बाहर है। मुझे इसके लिए रीच करना पड़ता है, थोड़ा सा मुझे इनकन्वीनियंस बार बार इसको रीच आउट करने के दौरान महसूस होता है। एंड जो ये दिया गया है बहुत ही छोटा सा है, तो मुझे लगता है मे बी वो नॉर्मल जो गियर सेलेक्टर होता है, गियर नॉब होता है, वैसा कुछ दिया सकता है, या फिर कुछ डायल टाइप जो कि रीच में ही हो
वैसा कुछ दिया जा सकता है, या फिर इसको जो दिया गया है थोड़ा इसको ऊपर रेज करा जा सकता है। आई डोंट नो मैकेनिकली पॉसिबल है कि नहीं, बट ये मुझे एस्पेक्ट लगा जहाँ मुझे एक खामी थोड़ी बहुत देखने को मिली है, जहाँ पर थोड़ा सा सुधार हो सकता है। 2008 में जब यामाहा ने पहली बार FZ लॉन्च की थी तो ये सिर्फ एक बाइक नहीं थी, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट थी। मस्कुलर टैंक, चौड़ा रियर टायर और एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर लुक, इसे देखकर हर कोई मुड़कर देखता था। राइडर्स इसके दीवाने थे और बहुतों के लिए ये उस समय की एक ड्रीम बाइक थी। 2025 में आते आते सड़कों का नज़ारा बदल चुका है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब यामाहा लेकर आई है FZ-S हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 2025 में उतनी ही रेलेवेंट है कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब इसकी एक मेजर और मेन हाईलाइट के बारे में, जो कि है इसका हाइब्रिड सिस्टम। अब हाइब्रिड के नाम पे ऐसा नहीं है कि ये 2 फ्यूल पे चलने वाली एक मोटरसाइकिल है, इसके अंदर जस्ट एक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है जिसका नाम है SMG स्मार्ट मोटर जनरेटर। अब उससे फ़ायदा आपका और इस मोटरसाइकिल का ये होने वाला है कि चीज़ें थोड़ी सी आसान आपके लिए हो जाएंगी। आपके लिए आसान ये होंगी कि आपको जस्ट इस बटन को प्रेस करना है और सिर्फ एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, ये मोटरसाइकिल पूरी तरह से अपने आप स्टार्ट हो जाने वाली है और वो भी काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली स्टार्ट हो जाने वाली है। और दूसरा, इस मशीन को क्या फ़ायदा होने वाला है कि इसके जो इग्निशन सिस्टम है उस पर थोड़ा कम लोड पड़ेगा, इसके इंजन पे कम लोड पड़ेगा और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी उसकी वजह से यामाहा ऐसा कहता है जो कि इंक्रीज़ हो जाने वाली है। अब आप सोचें कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको 1.5 गुना या 2 गुना मिलेगी, वैसा तो इसके अंदर नहीं होने वाला है। जस्ट आपको बहुत माइनर सा इम्पैक्ट आपको उससे जो है मिलने वाला है। अब इसके जो है ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है। एक अच्छी रोड प्रेजेंस ये आपको डिज़ाइन जो है देने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। आप कुछ मेजर हाईलाइट के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइक आपको 2 कलर्स में मिलने वाली है, एक ग्रे कलर में और एक रेसिंग ब्लू कलर में आपको मिलने वाली है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर है और इसके अंदर अलॉय व्हील्स आपको बिल्कुल डिफरेंट कलर के ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है, जबकि रियर में आपको 140 सेक्शन का आपको टायर दिखाई देने वाला है। फ्रंट में आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आपको ये मोटरसाइकिल देखने को मिलती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और जितनी भी लाइटिंग सेटअप का इसमें यूज़ किया गया है वो सारा LED वाला इसके अंदर यूज़ किया गया है। एक मेजर हाईलाइट कि इसके जो टर्न इंडिकेटर हैं फ्रंट वाले अलग से कहीं पे निकले हुए नहीं हैं, वो इसके जो ये विंग है इसके अंदर ही आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं, जो कि देखने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और नीट और क्लीन देखने को मिलते हैं। एंड उसके अलावा फिर साइड में आते हैं तो यहाँ पर 165 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस और 790 mm की इसकी सीट हाइट मिलती है। 5 फीट 10 इंचेस मेरी हाइट है, तो मेरे लिए कुछ इस तरह से फील होती है, परफेक्टली फाइन मेरे लिए फील होती है। आपकी हाइट जिस हिसाब से आप उस हिसाब से कैलकुलेट जो है कर सकते हैं। एंड उसके अलावा और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी सीट आप देख सकते हैं सिंगल सीट मिलती है, लेकिन आपको ये थोड़ी सी ऊपर की साइड इसकी पिलियन सीट जो है मिलती है। इसके कंफर्ट के बारे में ही बात करेंगे जब इसकी राइडिंग के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर इस साइड आपको एग्जॉस्ट मिलता है जो कि ब्लैक कलर में ही मिलता है और यहाँ पर जो इसकी MID है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले वो आपको 4.2 इंचेस की मिल जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, इनकी ऐप डाउनलोड करेंगे तो म्यूजिक कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसके अंदर मिल जाती है। बाकी डे नाइट ऑटो एडजस्टमेंट के साथ इसकी जो है ये डिस्प्ले मिलती है। डे में अलग कलर होता है और जैसी नाइट होती है ये अपना कलर ऑटोमेटिकली जो है चेंज कर लेती है। बाकी काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, RPM मीटर है, टैकोमीटर है, क्लॉक है, ट्रिप मीटर्स है, काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। अब चाबी लगाने की जगह आपको इसके इस जगह पे नहीं मिलती है, आपको इसके फ्यूल टैंक के ऊपर माउंट जो है मिल जाने वाली है। अब यहाँ पर जो इसका एक नुकसान मेरे को यहाँ पर देखने को मिला, जैसे कि इसके अंदर 2 चाबी लगी हुई हैं तो एक चाबी इसके अंदर लगती है या फिर आप की रिंग वगैरह इसके अंदर लगाते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप चाबी को लगाते हैं तो इस पार्ट पे पूरे पे निशान इसके ऊपर आ गए हैं। अब ये मोटरसाइकिल अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर के आसपास चली है, तो आप जब लेंगे तो की रिंग अगर डालेंगे तो आप या तो दूसरा बिल्कुल एक कोई क्लॉथ वाला कपड़े वाला की रिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और आपका मेटल वाला की रिंग है तो यहाँ पर ये पूरे में निशान जो है कर देगा। बाकी
फ्यूल टैंक के बारे में बात करें, देखने में काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगता है। 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आपको जो है मिल जाने वाला है। अब ये सारी बातें इसके फीचर्स के बारे में। बाकी एक फीचर आपको इसके अंदर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है। इसे ऑन रखेंगे तो जैसे ही आप रेड लाइट पे जाएंगे, न्यूट्रल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाइक बंद हो जाने वाली है, और जैसे ही क्लच को आप इंगेज करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो जाने वाली है। मतलब आपको खुद से बंद या चालू करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें हुई इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में। अब चलिए बात करते हैं इसकी राइडिंग के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में और कंफर्ट के बारे में कि आखिर ये मोटरसाइकिल आपको चलाने में कैसी फील होती है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कंफर्ट को लेकर। तो यहाँ पर इसकी जो सीट कुशनिंग है उससे आपको कोई जल्दी से शिकायत नहीं होने वाली है। सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है और सीट आपको चौड़ी मिलती है, जो कि राइडर और पिलियन दोनों के लिए एक इनफ अमाउंट की चौड़ी को मिल जाती है। अब इस मोटरसाइकिल की सबसे अच्छी बात कि आप इस मोटरसाइकिल पर जैसे ही बैठते हैं आपको इस मोटरसाइकिल से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। थैंक्स टू द फ्यूल टैंक का डिज़ाइन, जैसे ही आप बैठते हैं आपके पैर यहाँ पर जो है ईजिली फिट हो जाते हैं, जिससे ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील होती है और आप इससे ईजिली मनोवर कर सकते हैं किसी भी ट्रैफिक में, किसी भी सिटी में। अब सबसे पहले अगर इसकी ब्रेक्स के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया इसके अंदर सिंगल चैनल ABS और ड्यूल डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, जो कि काम अपना बखूबी करते हैं। चाहे तो आप हाई स्पीड पे सडन ब्रेकिंग करते हैं तो उस केस में भी बाइक जो है डिसबैलेंस नहीं होती है, और ये दोनों का जो बाइट है ब्रेक्स का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। अब इसके इंजन के बारे में बात करें तो 150 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। यहाँ पर इसके अंदर 12 bhp की पावर मिलती है आपको 7250 RPM पर, और 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 5500 RPM पर। तो अगर आप पहली बार एक मोटरसाइकिल ले रहे हैं इस सेगमेंट की तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ ये मोटरसाइकिल फील होने वाली है। लेकिन अगर आप इस सेगमेंट की कोई और मोटरसाइकिल पहले चला चुके हैं तो उस केस में आपको ये थोड़ी लेस क्विक फील होने वाली है, लेकिन इसकी रिफाइंड इंजन आपको ज़रूर इम्प्रेस करने वाला है। तो ये सारी बातें हुई ओवरऑल इसके राइडिंग के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। सबसे पहले इसकी जो 2 नेगेटिव चीज़ें जो मुझे लगी उसके बारे में एक बार बात करते हैं। यहाँ पर इसकी जो साइड स्टैंड की प्लेसमेंट है, आप जैसे ही ऊपर बैठेंगे और आप बिना देखे अगर साइड स्टैंड को एंगेज कर रहे हैं तो उस केस में शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ये हर बार हुआ है जितनी बार भी मैंने इस बाइक को साइड स्टैंड पर प्लेस किया है कि जैसे ही मैं इसका साइड स्टैंड लगाता हूँ तो मेरे से यहाँ पर मेन स्टैंड एंगेज हो जाता है। इसका साइड स्टैंड जो प्लेस है, जैसे आप इसको ऊपर करेंगे तो उसकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर कुछ आती है जो गियर लीवर और फुट पैक के बीच में आती है। तो कई बार आपको यहाँ पर पैर अटकेगा और कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर आपको देख के करना है। तो मेजरली आपको जो है इसको देखना होगा, उसके बाद ही आप इसका साइड स्टैंड जो है इंगेज ईजिली कर सकते हैं। बाकी सेकंड चीज़ कि अगर आपको ज़्यादा फीचर्स या फिर ज़्यादा पावर चाहिए तो वो इस बाइक में थोड़ा सा आपको नहीं मिलता है, जबकि इसके कॉम्पिटिशन अगर अपाचे 160 RTR के बारे में बात करें तो उसमें फ्रंट में USD फॉक्स मिल जाते हैं, ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, और वो बाइक आपको इससे थोड़े से कम प्राइस पे मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव मुझे इसका लगा वो है इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। इसके अंदर इंडिकेटर्स जो यहाँ पर प्लेस किए गए हैं वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। एंड इसके अलावा अगर एक बहुत ही डिटेल चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आप साइड स्टैंड देखेंगे या मेन स्टैंड देखेंगे तो उसकी स्प्रिंग के ऊपर इन्होंने रबर लगा रखा है ताकि उस पर जो है जल्दी से रस्ट ना आए, वो जल्दी से ख़राब ना हो। तो वो यहाँ पर इन्होंने जो है यूज़ किया हुआ है, जो कि ऐसा ज़्यादातर मैन्युफैक्चर भूल जाते हैं करना, या फिर ज़्यादा लोग इस चीज़ पर जो है ध्यान नहीं देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव चीज़ मुझे इसके अंदर लगी। एंड उसके अलावा इसकी जो राइड है, हैंडलिंग है, और इसके अलावा इंजन के रिफाइनमेंट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रेस करने वाली है। अब ओवरऑल बात करें कि 2025 में आखिर ये बाइक कितनी रेलेवेंट है, तो अगर आप एक स्टाइलिश, कंफर्टेबल, रिफाइंड और रिलायबल कम्यूटर बाइक चाहते हैं जो सिटी राइड्स के लिए परफेक्ट हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। माइलेज की बात करें तो 45 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का नंबर आप इससे इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आप इसे सिटी और शॉर्ट हाईवेज पर चलाते हैं। प्राइस के बारे में बात करें 1,44,500 रुपये एक्स शोरूम प्राइस आपको इसका पे करना पड़ता है, और इस सेगमेंट में ये एक बैलेंस पैकेज ऑफर करती है। हाँ, पावर और कुछ प्रीमियम फीचर्स में ये अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे रह जाती है, लेकिन अगर आपका फोकस कंफर्ट, रिफाइंड इंजन और यामाहा की रिलायबिलिटी पर है तो ये बाइक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो 2008 से लेकर 2025 तक FZ का चार्म शायद बदल गया हो, लेकिन अपनी इजी गोइंग, सिटी फ्रेंडली नेचर के साथ ये आज भी अपनी एक अलग जगह बना के रखती है।
14 साल इंडियन मोटरसाइकिल को इंडियन मार्केट में कंप्लीट हो चुके हैं और आज 2025 में उन्होंने पूरे अपने स्काउट लाइनअप को अपडेट कर दिया है। अगर उनके स्काउट लाइनअप के बारे में बात करें तो उसमें पूरी 8 मोटरसाइकिल्स आती हैं। आज हमारे साथ पूरी 8 मोटरसाइकिल तो नहीं है, लेकिन 3 मोटरसाइकिल्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसी वो मोटरसाइकिल देखने में मिलती है, क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको मोटा मोटा उसमें देखने को मिलते हैं और क्या प्राइस में आपको ये मोटरसाइकिल जो है मिलने वाली है। वैसे प्राइस की बात हो गई तो स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये मोटरसाइकिल की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 12.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है और जाती है जस्ट 16.15 लाख रुपीज़ में। आप इसका टॉप एंड वेरिएंट का एक्स शोरूम देकर जो है इसे खरीद सकते हैं। सो अब इन मोटरसाइकिल में क्या फीचर्स नए आए हैं हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ट्रेड की एक और वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और चलिए बात करते हैं इंडियन स्काउट के न्यू लाइनअप के बारे में। अब जैसे मैंने बताया कि इसकी 8 मोटरसाइकिल आपको सिर्फ इसी लाइनअप में देखने को मिलती है और जैसे कि आप देखेंगे सारी आपको ऑलमोस्ट सेम सी देखने को मिलती है। आप उसके लिए मेरे पास ब्रोशर है, आपको ब्रोशर के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर इसमें मॉडल्स कौन कौन से मिलते हैं। जितने भी आप ये 60 वाले देख रहे हैं, जैसे कि इंडियन स्काउट 60 क्लासिक, इंडियन स्काउट 60 बॉबर, इंडियन स्पोर्ट स्काउट 60, ये सब आपको 1000 सीसी में मिलने वाली है। एंड यहाँ पर इंडियन 101 स्काउट, इंडियन स्काउट क्लासिक, इंडियन स्काउट बॉबर, इंडियन स्पोर्ट स्काउट और इंडियन सुपर स्काउट, ये सारी मोटरसाइकिल 8 मोटरसाइकिल आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे मेरे को पूरा प्रिपेयर करना पड़ रहा है कि ये दोनों मोटरसाइकिल आखिर है कौन सी। तो ये जो आप ब्लैक में देख रहे हैं इंडियन स्पोर्ट स्काउट है, जिसकी कॉस्ट आपको 14.09 लाख रुपीज़ मिलने वाली है। और आप ये जो रेड में मोटरसाइकिल देख रहे हैं ये है इंडियन स्पोर्ट स्काउट 60। अब यहाँ पर इसके अंदर जो इंजन आपको मिलता है ये 1000 सीसी का मिलता है और इनके 1000 सीसी में 3 मोटरसाइकिल आपको मिलने वाली है। अब उसमें भी ये सबसे ज़्यादा टॉर्क वाला इंजन है, मतलब थोड़ी सी ट्यूनिंग में बेसिकली डिफरेंस है, तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क आपको उसके लाइनअप में मिलने वाली है। एंड दिस वन इज़ 1250 सीसी इंजन बाइक जो आपको यहाँ पर खड़ी हुई देखने को मिलने वाली है। अभी जो भी मोटरसाइकिल लेते हैं इसके अंदर मैक्सिमम आपको सभी में 3 वेरियंट्स मिलने वाले हैं। सिर्फ 2 मोटरसाइकिल्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही वेरियंट्स मिलने वाले हैं। 3 वेरियंट्स जो है वो है स्टैंडर्ड, लिमिटेड एंड लिमिटेड प्लस स्टैक। अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो एनालॉग वाला प्लस डिजिटल वाला मिलता है, साथ साथ एलईडी लैंप्स मिल जाते हैं और साथ साथ एबीएस वगैरह की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। वहीं लिमिटेड एडिशन लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल, राइडिंग मोड और साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और अगर लिमिटेड प्लस स्टैक लेते हैं जिसका टॉप एंड वेरिएंट है तो उसके अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और कीलेस जो है इसका इग्निशन और यूएसबी चार्जिंग जैसे फंक्शनैलिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। सो दिस इज़ दी स्पोर्ट स्काउट 60। अब इसके थ्रू ही मैं सारे चेंजेस जो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले एग्जॉस्ट जो देखेंगे, इसका एग्जॉस्ट इंडियन ने चेंज किया है। यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक जो है पहले से बिल्कुल जो है चेंज उन्होंने कर दिया है। साथ ही साथ इनकी फुट पैक देखेंगे, फुटरेस्ट देखेंगे तो वो भी इंडियन कहता है कि इन्होंने जो है चेंज किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि इसकी सीट को भी थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। 113 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और अगर इसकी सीट हाइट के बारे में बात करें तो 654 mm की इसकी जो है सीट हाइट आपको मिलने वाली है। मतलब आप जब भी किसी स्पीड ब्रेकर वगैरह पे जाएंगे तो आपको इनका सख्त ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप किसी स्पीड ब्रेकर जाएंगे, चाहे तो आप कोई सी बाइक लेके जाएँ, आप सबकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ऐसे ही मिलती है। 113 mm मिलती है, 109 mm मिलती है, वो सारी आपको देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ दी अनदर बाइक। यहाँ पर आपको 1250 सीसी का इंजन मिलता है। अब इसके अंदर जो इसकी पावर को इंक्रीज कर दिया गया है ऐसा इंडियन कहता है। इसके अंदर अब आपको 105 हॉर्स पावर की पावर जो है मिलती है 1250 सीसी के इंजन से। बाकी आप देखेंगे ओवरऑल दोनों बाइक सिमिलर सी देखने को मिलती है। इसके अंदर भी सिमिलर ही चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसका एग्जॉस्ट चेंज किया है, सीट चेंज की है, फुट पैक चेंज किए हैं और साथ साथ इसका फ्यूल टैंक जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो ये बाइक आप देख रहे हैं, अगेन इसके बारे में बात करते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को मेंशन करना ज़रूरी है। 109 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिलने वाली है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर फ़ोन भी खड़ा करूँगा तो वो भी इसके अंदर जो है नहीं आने वाला है। एंड ओवरऑल ये वाली जो बाइक है मेनली इसका जो प्राइस आपको मिलता है 14.09 लाख रुपीज़ मिलने वाला है। सो ये तो बात हुई इसके बारे में। अब इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो 12.9 शुरू होता है इस लाइनअप का, वो वाली मोटरसाइकिल आपको कैसी दिखती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो बाइक देख रहे हैं आप, ये है इंडियन स्काउट 60 बॉबर। इसके अंदर आपको 999 सीसी का इंजन मिलता है जिसकी सीट हाइट 649 mm है और 85 हॉर्स पावर की इसके अंदर पावर मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी सेम आपको 109 mm की ही मिलती है और 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसका दिखाई देने वाला है। अगर स्टार्टिंग प्राइस की बारे में बात करें तो 12,99,000 रुपये है जो आपको ये मोटरसाइकिल मिलती है। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव की सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग,
drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to Eating House Swadesh.